एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है तान्या शर्मा और मैं आपको इस चैनल पे यानी कि डाउट नट लर्न एंड फन पे इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों पढ़ाती हूँ। सो यार आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ करा दिया है, जिसपे आप बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम चैप्टर नंबर 2 शुरू करा दो। तो फाइनली यार मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 करा रही हूँ। सो यार ये जो एम्पायर है ना अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स का क्या मतलब है कि एक इतना बड़ा विशाल एम्पायर जो कि 3 कंटिनेंट्स में फैला हुआ है। अच्छा, ऑल्सो मैं आपको बता दूं यार हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े से लेंदी होते हैं, बट अगर आप लोग मन लगाकर एक जगह पे बैठ जाओ ना तो गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी के फॉर्म में नरेट करने वाली हूँ कि आप लोगों को बहुत आसानी से आपके दिमाग में चला जाएगा कि इस चैप्टर में क्या लिखा है। और अगर आप फिर उसके बाद खुद से भी पढ़ने बैठोगे ना किताब लेकर तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट उसके लिए आपको खुद से एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। ऑल्सो डू शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। चलो सो फाइनली शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एक ऐसा एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। किस एम्पायर की बात हो रही है? इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा हम रोमन एम्पायर की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसकी? रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर एक इतना बड़ा एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। तो भाई रोमन एम्पायर कैसे चलता था, कैसे वो इतना बड़ा विशाल एम्पायर बना, ठीक है, वहां पर लोग कैसे रहते थे, अब अगर इतने सारे लोग थे तो सबको मैनेज कौन करता था, वहां पे शादी किस प्रकार से होती थी, लिटरेसी कैसी थी वहां की, लोग कितने पढ़े लिखे थे वहां के, ठीक है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। इसका एक दुश्मन एम्पायर भी था, ईरानियन एम्पायर, ठीक है, उसको राइवल कहा जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये जो इतना बड़ा एम्पायर जो कि 3 कंटिनेंट्स में फैला हुआ था, आखिर ये मतलब हमें कैसे पता चला, और इसके बारे में जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर में बेटा जी पढ़ने वाले हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग अपने कान वान खोल के बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। सो देखो यार, बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है 1 मार्कर में, इसे आप लोग मार्क करते हुए चलना कि यार ये जो कौन सा ऐसा एम्पायर था जो 3 कंटिनेंट्स में फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको याद रखना है कि भाई वो रोमन एम्पायर था, ठीक है, जो कि 3 कंटिनेंट्स में फैला हुआ था। अब अगर वो पूछे कि भाई कहाँ कहाँ फैला हुआ था, तो वो यूरोप, ठीक है, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इन 3 जगहों पे, इन 3 कंटिनेंट्स में क्या हो रखा था, फैल रखा था। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि एम्पायर जो था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज था, ठीक है, कैसे पॉलिटिकली वो चल रहा था, क्या सोशल ग्रुप्स थे उसके अंदर, ठीक है, जिसके बेसिस पे जो लोग थे वो डिवाइड हो रखे थे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। अब आप सोचो बच्चों, एक ऐसा एम्पायर जो कि 3 कंटिनेंट्स में फैला हुआ है, यानी कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लोग भी हैं। आप अगर इंडिया को भी उठा लो तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरीके के लोग हैं। ऑब्वियसली जितने तरीके के लोग हैं उनके कल्चर्स अलग हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। वैसे ही अगर ये कंटिनेंट अगर ये एम्पायर 3 कंटिनेंट्स में फैला हुआ है तो आप सोचिए कितना ज्यादा डाइवर्स होगा, है ना। इसमें कितने सारे लोकल कल्चर्स होंगे, कितनी सारी लैंग्वेजेस होंगी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ की जो रोमन एम्पायर की वुमेन होती थी, जो औरतें होती थी, उनके पास लीगल पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, ठीक है, जो कि बहुत कंट्रीज में ऑब्वियसली उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था, इवन आज भी नहीं है। बट उस टाइम पर रोमन एम्पायर में लीगल पोजीशन वुमेन के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी। कैसे, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इनकी जो इकोनॉमी है ना, ये ज्यादातर चलती थी किस पे, स्लेव लेबर पे। आपने देखा होगा कि रोमन कल्चर में स्लेव्स बहुत ज्यादा कॉमन थे, तो स्लेव के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यार हम लोग देखेंगे, देखो हिस्ट्री में यही होता है कि एक एम्पायर है, वो उठ भी रहा है तो उसका डाउनफॉल भी हो रहा है ना, यही सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे 5th सेंचुरी से, ठीक है, 5th सेंचुरी में ये जो पूरा का पूरा एम्पायर है ये वेस्ट की तरफ जो था वो गिरना शुरू हो गया था, ठीक है, अपने डाउनफॉल पे था। बट बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रॉस्पेरस चल रहा था किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब बच्चों मेन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट लेके आप लोगों को फटाफट से बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, कि यार हम लोगों ने बिलीवर्स 2.0 निकाल दिया है, जो कि 22 मई से शुरू हो रहा है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। हम ऑलरेडी बिलीवर्स 1.0 निकाल चुके हैं, जो पूरा फुल हो चुका है, उसमें सिलेबस भी काफी आगे जा चुका है, ठीक है। तो अभी बच्चों का रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला नहीं फिर से आप लोग ये निकालो ताकि हमारा सिलेबस शुरू से शुरू हो। तो बिलीवर्स 2.0 हमने निकाल दिया, जो 22 मई से बच्चों शुरू हो रहा है,
ठीक है, ये तीनों ही स्ट्रीम्स के लिए है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। आप लोग स्ट्रीम्स कभी भी इसमें स्विच भी कर सकते हो कि अगर आपने साइंस ले लिया और आपको कॉमर्स करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको साइंस स्ट्रीम के साथ जेई और नीट लेवल की क्लासेस मिलेंगी, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के साथ सीयूईटी लेवल की भी क्लासेस मिलेंगी। तो आपको अलग से कोचिंग में सीयूईटी के लिए या जेई नीट के लिए अलग से पैसे वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको कवर डेफिनेटली कराया जाएगा। अगर आपने ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लिया है तो वो भी आपको कवर कराया जाएगा। यहाँ पर अभी 50% ऑफ है, तो टिल 31 मई ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो साइंस वाला कोर्स आपको 4999 का पड़ेगा, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज 3999 का पड़ेगा। 4999 इसलिए क्योंकि इसमें जेई और नीट भी इंक्लूडेड है, जिसकी ऑलरेडी कोचिंग प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पर आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली फटाफट से इनरोल करने के लिए आप लोग दिए हुए नंबर पे कॉल या फिर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे गिवन है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यार अभी तक मैंने आपको बताया कि हम इस चैप्टर में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर कैसे वुमेन को ज्यादा राइट मिलता था, ज्यादा लीगल उनका जो पोजीशन था वो स्ट्रांग था। यहाँ पे कैसे ये जो स्लेव्स थे ये इतने ज्यादा थे, कैसे इनकी इकोनॉमी रन होती थी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि जो रोमन हिस्टोरियंस हैं, यानी कि आज की डेट में हमें जितना भी रोमन एम्पायर के बारे में पता है वो कैसे पता है, आप लोग बताओ कैसे पता है हमें। ऑब्वियसली हमें कुछ सोर्सेज की जरूरत पड़ती है ना, हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है जिसमें ये सब बातें लिखी होती है या जिससे ये सब चीजें प्रूव होती हैं। तो यहाँ पे 3 सोर्सेज है। हिस्ट्री में किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज होना बहुत जरूरी है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। तो हमारे पास 3 सोर्सेज है, एक है टेक्स्ट, देन डॉक्यूमेंट्स एंड देन मटेरियल रिमेन्स। अच्छा, मैं यहीं पर इसी मोमेंट पर बता रही हूँ, अगर आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, बहुत आसानी से ये चैप्टर मैं आपको समझा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। कहानी की तरह आपको ये समझ में आएगा, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सीधा तभी रुकूंगी जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूंगी, तो बीच में मैं और कुछ अभी नहीं बोलूंगी। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दो कि रोमन हिस्टोरियंस जो थे उनके पास सोर्सेस थे। क्या सोर्सेस थे? टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आता है? इंक्लूड्स हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज कौन होते हैं? उसी समय के लोग, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लोग जो देख रहे होते हैं भाई क्या चल रहा है और वो साथ साथ में क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ऐसी कोई हिस्ट्रीज मिल गई उस पीरियड की कि अच्छा ये वहां पर हुआ था, तो उन टेक्स्ट यानी कि टेक्सचुअल सोर्सेज से हमें पता चलता है। इन्हें जनरली एनल्स बोला जाता था, बिकॉज ये जो नरेटिव था ये ईयर बाय ईयर बेसिस पे लिखा जाता था कि हाँ भाई इस साल ये चीजें हो रही है, हमने लिख दी। हमें लेटर्स मिले हैं, हमें स्पीचेस मिले हैं, हमें सर्मन्स यानी कि जो उपदेश है उनके लॉज क्या थे, ये सारी चीजें हम लोग टेक्सचुअल सोर्सेज के अंदर रखते हैं कि हाँ भाई एक जगह से अगर हमें ये सारी चीजें मिले हैं तो हमें उस जगह के बारे में पता चल रहा है। दूसरा सोर्सेज है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में क्या आता है? मेनली इंस्क्रिप्शंस आते हैं एंड पैपरी। पैपरी क्या होता है बेसिकली, एक बार देख लेते हैं। ये एक रीड लाइक प्लांट होता है। ठीक है, इजिप्ट में एक नदी है, आपको पता होगा, नाइल। ठीक है, उसके साथ में ये उगता है, एक रीड लाइक प्लांट होता है एंड इसको इस्तेमाल किया जाता है एक राइटिंग मटेरियल बनाने के लिए जो कि एवरीडे लाइफ में यूज होता है। ठीक है, तो आप देखोगे जनरली कि थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लेटर्स हो गए, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये किस पे बने हुए हैं? पेपरस पे। ठीक है, एंड यहाँ पर इन स्कॉलर्स ने इसको पब्लिश भी किया। उन स्कॉलर्स को क्या बोला जाता है? पेपरोलॉजिस्ट। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो भाई डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंस्क्रिप्शंस आपको पता ही है क्या होता है कि एक स्टोन पे कुछ कुछ चीजें इनग्रेव्ड होती हैं। तो ऐसी चीजें हमें बहुत ही ज्यादा नंबर में मिली हैं, किसमें? ग्रीक और लैटिन में। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा नंबर में हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट सोर्सेज भी मिले हैं। तीसरा आता है मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन क्या होता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं। जैसे कि मान लो किसी जगह पे गए, उन्होंने खुदाई की, एक्सकवेशंस की वहाँ पे, ठीक है, फील्ड सर्वे किया वहाँ पर, तो उन्हें बिल्डिंग्स के बारे में पता चला, उन्हें मॉन्यूमेंट्स कोई मिल गया, उन्होंने उसको स्टडी करा। ठीक है, उन्हें कोई कॉइन मिल गया या कोई पूरा का पूरा लैंडस्केप मिल गया, ठीक है, कोई फोटोग्राफ मिल गया, तो ये सारी चीजें आती है मटेरियल रिमेन्स के अंदर। तो इन 3 सोर्सेज से हमें रोमन एम्पायर के बारे में बच्चों पता चलता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर थे। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है, ढंग से सुनो। सो बच्चों, एक जमाने की बात है, 2 पावरफुल एम्पायर थे। ठीक है, बहुत ही पावरफुल, जो कि आपका मोस्टली मैं बता रही हूँ यूरोप का पार्ट, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट और मिडल ईस्ट का पार्ट कवर कर रहे थे। कौन से पीरियड में?
इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी। तो ठीक है, क्राइस्ट के बर्थ से लेके 7th सेंचुरी, अर्ली पार्ट ऑफ 7th सेंचुरी तक इस पीरियड के अंदर दो पावरफुल एम्पायर थे जो क्या कर रहे थे, यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को मेनली क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो दोनों के दोनों एम्पायर थे ना, ये कौन थे, एक था रोम और दूसरा था ईरान। दोनों की भाई आपस में नहीं बनती थी, दोनों ही एक दूसरे के कौन थे, राइवल्स थे, दुश्मन थे। अभी आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि कैसे ईरानियंस जो थे उन्होंने पूरा का पूरा रोमन एम्पायर को गिरा दिया था, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों राइवल्स थे और अगर आप इनका इतिहास उठाकर देखो तो ये लोग आपको पूरी हिस्ट्री में लड़ते हुए ही दिखाई देंगे। ठीक है, इनके जो एम्पायर थे ये एक दूसरे के साइड साइड में ही थे। ठीक है, एंड सिर्फ एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड था जो कि रिवर यूफ्रेट्स था, उसके साइड में एक स्ट्रिप ऑफ लैंड था जिससे कि ये दोनों एम्पायर अलग अलग थे, वरना ये एक दूसरे के बिल्कुल बगल बगल में ही सिचुएटेड थे। अब यहाँ पर थ्रू मैप एक बारी बच्चों हम लोग समझते हैं। देखो, ये रहा हमारा यूरोप, ठीक है, और ये रहा हमारा अफ्रीका और इसका ऊपर ऊपर पार्ट हो गया नॉर्थ अफ्रीका। अब यहाँ पर भी रोमन एम्पायर का रूल है, यहाँ पर भी रोमन एम्पायर का रूल है। ठीक है, समझना बात को, मेरी समझने की कोशिश करना कि ये रहा यूरोप, ये रहा अफ्रीका, दोनों पैर ही क्या है, रोमन एम्पायर का रूल है, बीच में क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था, इसको दिल बोला जाता था। किसका दिल बोला जाता था, रोमन एम्पायर का। क्यों 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 बोला जाता था, बोलो? क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, दोनों में कनेक्शन बिल्ड कर रहा है ना। अगर इनको मान लो कोई भी काम है, कोई भी ट्रेड इनको सेटअप करना है तो बेसिकली क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। ये जो है एक तरीके से रूट पैदा कर रहा है, रूट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। दोनों ही किसके पार्ट है, दोनों ही रोमन एम्पायर के पार्ट है ना। अफ्रीका भी, नॉर्थ अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, दोनों पे ही रोमन एम्पायर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। बीच में क्या आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी आ जाती है, तो इसे बोला जाता है हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। याद रखना, 1 मार्कर में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। क्यों? क्योंकि एक तरीके से रूट है कि भाई इन्हें क्या करना है, अगर आपस में कोई भी कनेक्शन बिल्ड करना है, आपस में ट्रेड करना है, इधर से उधर जाना है, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये बहुत ज्यादा काम आया करता था। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, ये जो दोनों ही है ये किससे, मतलब बेसिकली अगर हम देखिए ये मेडिटेरेनियन सी जो है ये कहाँ से निकल रही है, आप देखोगे स्पेन से लेकर ये जा रही है कहाँ तक, सीरिया तक, है ना, और यहाँ पर आकर ये रुक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी वही हुआ है कि ये जो दो कंटिनेंट्स है ना, यूरोप और अफ्रीका के, ये सेपरेट किससे है, एक सी से। एक सी है इनके बीच में जो कि वेस्ट में स्पेन से निकल रही है और जा रही है कहां पर, सीरिया में, टुवर्ड्स द ईस्ट। इतनी चीज आपको ध्यान रहेगी। दूसरा, आपको एक मेन बात याद रखनी है कि ये जो पूरी की पूरी सी है, इसे क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द रोम्स एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो हार्ट है वो बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रोम है ना, ये डोमिनेट कर रहा है, रोम जो है वो रूल कर रहा है। किसको रूल कर रहा है, मेडिटेरेनियन और उसके आसपास वाले रीजन्स को, यानी कि ये पूरी सी और इसके जो आसपास वाले रीजन्स है ना, वहां पर ये क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शंस। अब अगर आप नॉर्थ की साइड देखोगे बच्चों, तो दो यहाँ पर मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, एक है ये वाली रिवर हमारी, ये जो जा रही है, ठीक है, ये है राइन, और एक है दान्यूब। ठीक है, तो ये दो मेजर रिवर्स है हमारी नॉर्थ की तरफ। अगर आप साउथ की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सहारा डेजर्ट। तो साउथ में क्या है, ह्यूज एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट है जिसे बोलते हैं सहारा। तो हमने एक बारी मैप से समझ लिया कि हाँ भाई जो रोमन एम्पायर है वो कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, एक बारी अगर मैं आपको फिर से ओवरव्यू दूं तो फटाफट से बता दूं मैं आपको कि भाई यूरोप नॉर्थ अफ्रीका में फैला हुआ है, बीच में मेडिटेरेनियन सी है जिसे हार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये शुरू हो रहा है स्पेन से, जा रहा है सीरिया तक। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जो रोम है वो डोमिनेट कर रहा है। नॉर्थ में दो मेजर रिवर्स है, राइन एंड दान्यूब, और साउथ में आपका सहारा डेजर्ट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, थोड़ा सा अगर हम इसके राइवल एम्पायर ईरानियन एम्पायर के बारे में देखें कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो ईरानियन एम्पायर था ना, ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो रखा है। इसका मोस्टली जो रूल है ना, ये कर रहा है मिडल ईस्ट पे। ठीक है, मोस्टली आप अगर रूल देखोगे तो ये कहाँ पर कर रहा है, अपना मिडल ईस्ट की तरफ ये अपना ज्यादा रूल कर रहा है। ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर इन द वेस्ट टू अफगानिस्तान। अगर आप वेस्ट की तरफ देखो तो जो यूफ्रेट्स रिवर है वहां से लेके अफगानिस्तान तक इसका जो रूल है वो फैला हुआ है। साथ ही साथ अगर आप साउथ में देखो तो आपको कैस्पियन सी मिलेगा, एंड ईस्ट में टुवर्ड्स द ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो आप देखोगे जनरली अफगानिस्तान की साइड जो ईरानियन एम्पायर है वहां पर वो रूल कर रहा है। अब ये जो दो सुपर पावर्स है, एक रोम और एक ईरानियन, यही लोग मोस्टली पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, और चाइनीज इसको क्या बोल रहे हैं अपनी भाषा में, ताशन। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं अपनी भाषा में, इसको ताशन बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं, मोस्टली पार्ट्स पे रूल कर रहे हैं। अब जो रोमन एम्पायर है बच्चों, उसको हम लोग दो फेजेस में बांटते हैं, एक अर्ली और एक लेट। ठीक है, रोमन एम्पायर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अर्ली रोमन एम्पायर और लेट करके।
तो पूरा का पूरा वो पीरियड जो 3rd सेंचुरी का मेन पार्ट है उसे हम अर्ली एम्पायर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, अर्ली एम्पायर क्या बोलते हैं, 3rd सेंचुरी का जो मेन पार्ट है, और 3rd सेंचुरी के जो बाद वाला पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं लेट एम्पायर। इतना याद रहेगा। चलो आगे चलो। अब एक मेजर डिफरेंस था इन दोनों ही सुपर पावर्स में। वो क्या था कि जो रोमन एम्पायर था वो ज्यादा डाइवर्स था। अब भाई बेसिकली रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इतना ज्यादा बड़ा है, अब मान लो भाई अगर ये मान लो रोमन एम्पायर और इसने इन सबको अपने अंडर कर लिया है, तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, वो तो लोकल है ना, उनके लोकल कल्चर्स हो गए, लोकल लैंग्वेजेस हो गई, लोकल ट्रेडिशंस हो गए। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ईरान जो रूल कर रहा है वो मोस्टली क्या कर रहा है, ईरानियन पॉपुलेशन को ही रूल कर रहा है। ठीक है, बट रोम के साथ ऐसा नहीं है। रोम जिस पॉपुलेशन को रूल कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग बैकग्राउंड से। जैसे आप इंडिया को उठा के देख लो, है ना, इंडिया में बहुत अलग अलग आपको डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कस्टम ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए लोग, डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। बट जो ईरान है वो क्या कर रहा है, उसमें 2 डायनेस्टीज है बेसिकली, पार्थियंस एंड लेटर ससानियंस। ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज थी। कहाँ पर, ईरान में, इसके दुश्मन एम्पायर में। ठीक है, ये लोग जिस पॉपुलेशन को रूल कर रहे हैं बेटा वो लार्जली ईरानियन ही है। ठीक है, तो यहां पर ये एक मेजर डिफरेंस है, ये पूछ लिया जाता है, इसको आप लोग याद रखना। रोमन एम्पायर ऑन द कॉन्ट्ररी क्या है, मोज़ैक ऑफ टेरिटरीज। मोज़ैक क्या होता है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होना, मतलब ऐसे 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 छोटी छोटी क्या है, टेरिटरीज है। अब क्योंकि बहुत सारी टेरिटरीज है, बहुत सारे कल्चर्स भी हैं, है ना, एंड इन सभी को एक गवर्नमेंट ने, इन सब को एक गवर्नमेंट, एक रोमन एम्पायर चला रहा है। गॉट इट, समझ में आया। अब क्योंकि भाई इन सभी को एक रोमन एम्पायर चला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे हैं, है ना, इतने सारे एरियाज है, तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है एम्पायर में। बट एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, मेन कामों के लिए 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे आप देखोगे हमारे इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट मेनली जो 2 लैंग्वेजेस जिसमें हम लोग बात करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। तो उस टाइम पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी एम्पायर में, बट एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए लेटिन और ग्रीक का मोस्ट वाइडली यूज किया जाता था। अब जो ईस्ट साइड पे अपर क्लास लोग थे वो लोग ग्रीक में ही बोलते थे और ग्रीक में ही लिखते थे। ठीक है, जो वेस्ट में लोग थे वो लोग ज्यादा लेटिन पे फोकस करते थे। तो याद रखना कि जितने भी अपर क्लास के लोग थे, कहां पर, ईस्ट साइड पे, वो क्या करते थे, ग्रीक भाषा का प्रयोग करते थे, वेस्ट साइड पे लेटिन भाषा का प्रयोग करते थे। एंड द बाउंड्री बिटवीन दीज ब्रॉड लैंग्वेजेस एरियाज रैन समवेयर अक्रॉस द मिडल ऑफ द मेडिटेरेनियन बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ ट्रिपोलिटेनिया व्हिच वाज लेटिन स्पीकिंग एंड सिरेनिका विच इज ग्रीक स्पीकिंग। तो बेसिकली यहाँ पर कंट्रीज डिस्टिंग्विश की हुई हैं कि कौन सी लेटिन बोलती थी, कौन सी ग्रीक बोलती थी। अब बेसिकली यहाँ पर मेन बात ये है कि जितने भी एम्पायर के अंदर जितने भी लोग थे, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक रोमन एम्पायर है, अब इसके अंडर ऑब्वियसली भाई बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे इसके सब्जेक्ट्स हैं। इन्हें रूल कौन कर रहा है, एक ही सिंगल रूलर इन्हें रूल कर रहा है, उसका नाम क्या है, द एम्परर। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। आप सोचो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है, रूलर एक ही है। ठीक है, तो ये कोई सी भी भाषा बोल रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बट इनका जो रूलर है वो कौन है, वो एक ही है। अब यहाँ पर कुछ इनका सिस्टम देखते हैं कि भाई रूलर तो एक ही है, बट यहाँ पर कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा जो इनका चलता आ रहा होगा, कुछ तो ऐसी गवर्नमेंट होगी। तो अब यहाँ पर क्या एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या है कि पहले रिपब्लिक रूल था रोमन एम्पायर में, धीरे धीरे फिर प्रिंसिपेट रूल हो गया। अब मैम ये क्या होता है रिपब्लिक और प्रिंसिपेट, देखो यहाँ पे समझो मेरी बात को। रिपब्लिक एक इस टाइप का रूल है जिसमें पावर किसके पास है, सेनेट के पास है। मैम सेनेट क्या होता है, सेनेट होता है बेसिकली एक ग्रुप जिसमें सारी अमीर फैमिलीज हैं। अमीर मतलब जो रिच फैमिलीज है ना, जो वेल्दी फैमिलीज हैं वो है, ठीक है, जिन्हें हम लोग नोबिलिटी भी बोलते हैं। तो अब इन लोगों का एक ग्रुप है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको टर्म दिया गया है सेनेट। और ये सेनेट क्या कर रहा है, ये सेनेट ही पूरा का पूरा सिस्टम चला रहा है। तो ये जो रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक मतलब सेनेट रूल कर रहा है। समझ में आया, इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या है, कौन सी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी, है ना, मतलब वेल्दी फैमिली, सेनेट। समझ में आया, तो कुछ वेल्दी फैमिलीज है जो क्या कर रही थी, मिलके रूल कर रही थी। अब ये जो रिपब्लिक है बेटा, इसका एक टाइम है, ये कब से कब तक रहा, 509 बीसी से 27 बीसी तक। कब से, 509 बीसी से 27 बीसी तक बेटा जी ये रहा। बस उसके बाद क्या हुआ, ऑक्टेवियन आया। ऑक्टेवियन कौन था, जूलियस सीजर रूल कर रहा था। जूलियस सीजर का जो अडॉप्टेड सन था, गोद लिया बेटा था ऑक्टेवियन, जिसने आगे चलकर अपना नाम ऑगस्टस रख लिया था। तो वो आया पावर में एंड उसने क्या करा,
उसने सिस्टम चेंज कर दिया टू द प्रिंसिपेट सिस्टम। ठीक है, प्रिंसिपेट सिस्टम कर दिया उसने कि भाई अब से रिपब्लिक सिस्टम मतलब ये वाला सिस्टम नहीं होगा, अब से प्रिंसिपेट सिस्टम होगा। प्रिंसिपेट मतलब सिंगल रूलर का रूल चलेगा। ठीक है, यानी कि किसका रूल चलेगा यहाँ पर? ऑगस्टस का रूल चलेगा, ऐसा उसने बोल दिया। अब ये उसने कब करा? 27 BCE में, और इसको बोला गया प्रिंसिपेट। ठीक है, समझ में आया ना? रिपब्लिक क्या था, प्रिंसिपेट क्या था? कि भाई पहले सेनेट का रूल था, फिर आया ऑगस्टस आया 27 BC में, मतलब बहुत टाइम से सेनेट रूल कर रहा था। सोचो 509 BC से लेके 27 BC तक सेनेट ने रूल करा है। उसके बाद ऑगस्टस आया, वो बोलता नहीं भाई अब प्रिंसिपेट सिस्टम चलेगा। अब ऑगस्टस सेनेट की इज्जत भी करता था, इन लोगों की रिस्पेक्ट भी करता था, तो इन लोगों को बुरा ना लगे इसलिए उसने क्या बोला? उसने बोला कि यार देखो तुम लोग ऐसा मत समझो मैं तुम पे अत्याचार करूंगा या मैं तुम्हारा रूलर बन गया हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस एक लीडिंग सिटीजन हूँ। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हें एक राह दिखाऊंगा, आई एम जस्ट अ सिटीजन। ठीक है, बस मैं एक लीडर की तरह हूँ, दैट्स इट, ताकि इन लोगों को भी बुरा ना लगे, क्योंकि ये बहुत टाइम से क्या करते हुए आ रहे हैं? रूल करते हुए आ रहे हैं। अब हमें पता है कि ऑगस्टस सोल रूलर था, यानी कि प्रिंसिपेट सिस्टम के अंदर वो एक लौता रूलर था। पूरी की पूरी पावर जो पहले ग्रुप ऑफ फैमिलीज पे थी, अब वो एक बंदे पे चली गई है। ठीक है, बट उसने ये फिक्शन क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ते हो ना, मनगढ़ंत कहानियां जो अपन बना के लिखते, तो एक फिक्शन, एक मनगढ़ंत बिलीफ उसने जगा के रखा लोगों के मन में। क्या? कि भाई मैं सोल रूलर नहीं हूं, यानी कि मैं कोई रूलर वैसा नहीं हूं कि मैं तुम पे रूल करूंगा, अत्याचार करूंगा, ऑर्डर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस एक लीडिंग सिटीजन हूं, मैं कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूं। लीडिंग सिटीजन मतलब एक जैसे लीडर होता है ना, कि आप ही लोग हो, बस मैं आपको गाइड करूंगा, और मैं मतलब सोल रूलर नहीं हूं। बट सबको कहीं ना कहीं पता था कि ये तो सिर्फ कहने की बात है, इसने पूरा का पूरा पावर अपने अंडर कर लिया। ठीक है, और ये इसने झूठी कहानी, ये फिक्शन क्यों जिंदा रख रखा था? आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये सेनेट की बहुत ज्यादा इज्जत करता था। सेनेट पता है ना कौन? एक बॉडी जो रोम को पहले चला रही थी ना, ये लोग जो रोम को इतने सालों से चलाते आ रहे, तो इनकी इज्जत करता था, इसलिए उसने ऐसे बोल दिया। ठीक है, समझ में आया अभी तक? अब क्या हो रहा है कि सेनेट रोम में सेंचुरीज यानी कि सालों से सेनेट का ही रूल था। ठीक है, और सेनेट एक ऐसी बॉडी है भाई जिसमें वेल्दी फैमिलीज है, हमने देखा। ठीक है, रोम की सारी वेल्दी फैमिलीज है उसमें। अब धीरे धीरे, पहले तो इसमें रोम की वेल्दी फैमिलीज थी, धीरे धीरे क्या हुआ, इटालियन डिसेंट के लोग जो लैंड ओनर्स थे वो भी सेनेट में इंक्लूड होने लग गए थे, है ना? पहले की बात बता रहे हैं कि जब ये लोग पावर में थे तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि पहले तो सेनेट पे सारी अमीर फैमिली थी, सारी रिच फैमिलीज थी। फिर क्या हुआ, जो इटालियन लोग थे वो भी कहीं ना कहीं सेनेट में भर्ती होने लग गए थे। ठीक है, अब अगर आप रोम की हिस्ट्री उठाकर देखो तो मोस्टली जो ग्रीक और लैटिन में सर्वाइव कर रही है इसकी हिस्ट्री, ये लिखी गई है उन लोगों से जो कि सेनेटोरियल बैकग्राउंड से थे। सेनेटोरियल मतलब जो ये लोग थे ना, इन्होंने ही ज्यादातर रोम की हिस्ट्री लिखी है। अब क्या होता था, क्योंकि यही लोग रोम की हिस्ट्री लिखते थे, यही लोग एम्पेरर्स, राजाओं के बारे में भी लिखते थे, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर थी कि एक राजा को जज किया जाता था कि वो सेनेट की तरफ कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, मान लो भाई ये सेनेट है, ये क्या कर रहे हैं, सारी हिस्ट्री विस्ट्री हमें जो देखने मिलती है ये सेनेट लोग लिखते थे, इन्हीं के लोग लिखते थे। अब मान लो एक राजा है, अगर एक राजा ने सेनेट से बना के रखी हुई है तो जब ये हिस्ट्री लिखेंगे तो इस राजा के बारे में अच्छा लिख देंगे। अगर ये सेनेट पे अत्याचार कर रहा है, गंदा बिहेव कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इतिहास में राजा की जो इमेज है वो गंदी बना देंगे, लिख देंगे, जो ये लिखेंगे वही हम पढ़ेंगे। समझ में आया? तो अब जो वर्स्ट एम्पेरर हमें रोम में देखने मिलते हैं कि भाई ये वाला एम्पेरर, ये वाला राजा तो बहुत ही ज्यादा बुरा था, वो हमें क्यों देखने मिलते हैं? वो हॉस्टाइल था, बहुत अत्याचार करता था। क्यों? क्योंकि जो सेनेटेरियल क्लास है उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है ना, वो सेनेटेरियल क्लास के लिए, यानी कि इन लोगों के साथ गलत बर्ताव करते होंगे तो उन्होंने गलत लिख दिया। बहुत सारे सेनेटर्स थे कि जब भाई प्रिंसिपेट सिस्टम हो गया ना, तो बहुत सारे जो सेनेटर्स थे, यानी कि ये जो लोग थे, जो वेल्दी लोग थे, इन्हें लगता था यार काश पहले की तरह हो जाए, रिपब्लिक रूल हो जाए। बट उन्हें पता था कि अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अब तो प्रिंसिपेट सिस्टम हो गया, अब रिपब्लिक रूल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच्चों अभी तक हमने दो पावर देखी, यानी कि जो पूरे के पूरे रोम को चला रही थी, जो 3 मेन की इंस्टीट्यूशंस थे वो कौन था? एक तो था सेनेट, दूसरा हमने देखा एम्पेरर यानी कि राजा, अब तीसरा हम देखेंगे आर्मी। इन तीनों का बहुत मेजर रोल है। ये तीन क्या है, एक तरीके से पिलर्स है जो रोम को चला रहे थे। अब एम्पेरर और सेनेट की जब हमने बात कर ली, तो बाकी का जो एक बचा हुआ की इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? आर्मी। आर्मी का रोमन एम्पायर में बहुत ही मेजर रूल था। अब क्या होता था, जो इसका राइवल था, जो दुश्मन था, जो ईरानियन लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे बच्चों, उनकी जो आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी। कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी बेसिकली क्या होता है, एक जिसमें रिक्रूट किया जाता है, भर्ती किया जाता है फोर्सफुली कि करो भाई करो, मिलिट्री सर्विस करना जरूरी है। तो यहाँ पे ईरानियन लोग क्या करते थे कि एक सर्टेन पॉपुलेशन के साथ, मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा करते थे कि अब इसको भर्ती करो, फोर्सफुली लाओ इसको आर्मी में। बट रोमन्स की आर्मी ऐसी नहीं थी। उनकी आर्मी में क्या था कि आप अगर आना चाहते हो आओ,
प्रोफेशनली आपको रखा जाएगा, जहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उन्हें 25 साल की सर्विस करनी पड़ेगी मिनिमम, एंड उन्हें पे किया जाएगा। तो रोमन एम्पायर में ये वाला सिस्टम था, ठीक है, कि ये भी डिफरेंस है ईरान और रोमन एम्पायर में। दूसरा, यहाँ पे पेड आर्मी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है रोमन एम्पायर का। ये 1 मार्कर के लिए आप लोग याद रख सकते हो कि इनकी जो आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं थी। ईरानियन एम्पायर की कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, रोमन एम्पायर की पेड आर्मी थी। अब आर्मी क्या था बेसिकली? आर्मी एक सिंगल लार्जेस्ट बॉडी थी एम्पायर के अंदर, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग आ गए थे, आप देख सकते हो 4th सेंचुरी तक 6 लाख लोग थे उसमें, ठीक है। एंड उसमें बेसिकली अब आर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी होती गई कि आर्मी के पास पावर आ गया कि वो अब राजाओं का, जो एम्पेरर्स है, उनकी फेट डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये राजा रूल करेगा कि नहीं। ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं तो राजा को बना के रखनी पड़ती है आर्मी से भी, राइट। सोल्जर्स जो होते थे भाई वो बेटर वेजेस के लिए, यानी कि भाई हमें अच्छी कमाई दो, उसके लिए एजिटेट करते थे, लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा करते थे, बेटर सर्विस कंडीशन होनी चाहिए ये भी बोलते थे, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे कभी कभी ये जो बहस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि कभी कभी लड़ाई वगैरह भी हो जाती थी, ठीक है। एंड ये जो सोल्जर्स है, अगर इन्हें कभी भी लगता था कि इनके जो जनरल हैं, इनसे जो ऊपर हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं या एम्पेरर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते थे। तो आर्मी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, ठीक है। अगैन मैं बता रही हूँ कि हमारी जो पिक्चर है रोमन आर्मी की, वो कंप्लीटली डिपेंड करती है जैसे हिस्टोरियंस ने डिपिक्ट करा है, ठीक है, विथ सेनेटोरियल सिंपथीज। बेसिकली यहाँ पर क्या है लिखा है, आवर पिक्चर ऑफ द रोमन आर्मी डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियंस विद सेनेटोरियल सिंपथीज। यानी कि अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो सेनेट वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही सिंपथाइज किया गया है, ठीक है। यानी कि सेनेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, एंड हमने भी वही सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब सेनेट जो था बेसिकली, अब क्या हो रहा था भाई, पहले तो पावर हमने देखा कि सेनेट के पास था, है ना। सेनेट से प्रिंसिपेट सिस्टम हो गया, एम्पेरर के पास चली गई पावर। अब भले ही एम्पेरर के पास अभी भी पावर है, बट धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है। तो जो सेनेट के लोग थे ना, ये आर्मी से क्या करते थे, हेट करते थे, नफरत करते थे एक तरीके से, और फियर, यानी कि इन्हें डर भी लगता था। नफरत भी थी, इन्हें डर भी लगता था। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि भाई आर्मी वाले लोग ना कभी भी यहाँ पे वायलेंस कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई इन्हें कौन सी बात बुरी लग जाए और कभी हम पे हमला बोल दे, ठीक है। तो बेसिकली 3rd सेंचुरी में क्या था, थोड़ी सी टेंस कंडीशंस चल रही थी, और इन्हें लगता था कि आर्मी वाले लोगों का दिमाग घूमा, कभी भी ये लोग वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो 3rd सेंचुरी में जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया था, उसने फोर्स किया था कि टैक्स पे करो, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के लिए क्या होगा, मिलिट्री पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसके लिए टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो हमेशा सेनेट में एक डर भी लगता था और उन्हें हेट्रेड भी रहता था कि आर्मी के पास अब इतनी पावर है और हमारे पास नहीं है। तो हमने देखा कि भाई अभी तक 3 जो पॉलिटिकली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एम्पायर के अंदर, वो क्या है, एम्पेरर, अरिस्टोक्रेसी यानी अमीर लोग, सेनेट बोल लो एक तरीके से, और आर्मी। ये कौन है, ये 3 मेन प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर एक इंडिविजुअल एम्पेरर है, मान लो एक राजा है, उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि भाई वो कितने अच्छे से आर्मी को कंट्रोल करके रख रहा है, अपनी आर्मी को खुश रख रहा है, उस पे उसकी सक्सेस पूरी की पूरी डिवाइड करती है। अगर आर्मी बट जाती थी तो जो रिजल्ट होता था वो सिविल वॉर होता था, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर वॉर हो जाता था। मान लो ये आर्मी है, ये राजा है, अगर ये राजा आर्मी को लेकर चल रहा है, बना के रख रहा है, तो ठीक है। जैसे ही आर्मी बट गई, मान लो आधे लोग राजा के खिलाफ चले गए, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। अब क्या है, एक नोटोरियस ईयर क्या होता है, जिस साल को याद रखा जाए कुछ बुरा होने के लिए। तो एक साल है 69 CE, जिसमें क्या हुआ था, 4 एम्पेरर्स बार बार चेंज हुए, यानी कि 4 राजा बदले, ठीक है। वरना इसके अलावा जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज थी उसमें कोई भी सिविल वॉर नहीं हुआ और स्टेबल थी। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि ये जो ऑगस्टिन वाली एज है ना, जब ऑगस्टिन ने रूल किया तो काफ़ी पीसफुल एज है। इसमें 1 साल छोड़कर बाकी कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि लड़ाई हुई हो या सिविल वॉर हुआ हो, ठीक है। समझ में आया। अब बेसिकली जो सक्सेशन होता था, यानी कि किसके बाद कौन राजा बनेगा, वो फैमिली के बेसिस पे ही होता था कि आज अगर किसी का बाप है राजा तो कल को वो मर गया तो उसका बेटा ही बनेगा। अब चाहे वो बेटा नेचुरल हो या वो बेटा गोद लिया हुआ हो, अडॉप्ट लिया हुआ हो, ठीक है। एंड जो आर्मी थी वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती थी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टिबेरियस था। टिबेरियस कौन है, यहाँ पे रोमन सेकंड लाइन में रोमन एम्पेरर, जो रोमन एम्पेरर्स की लाइन है उनमें 2nd नंबर पे आता है ये। क्यों? क्योंकि ऑगस्टस का बेटा है, नेचुरल सन नहीं है बट अडॉप्टेड है। ऑगस्टस कौन, अभी अभी हमने देखा जिसने प्रिंसिपेट सिस्टम बनाया था ना, रिपब्लिक सिस्टम खत्म कर दिया था। तो ऑगस्टस ने अडॉप्ट किया था तिबेरियस को, ताकि मेरे बाद ये गद्दी पे बैठ सके, स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। तो यहाँ पर ऐसे ही होता था, अगर नेचुरल बेटा नहीं है तो गोद लेकर वो लोग रूलर बन जाते थे। अब क्या होता था फर्स्ट 2 सेंचुरीज में, 3rd सेंचुरी में तो हाँ हमने देखा कि भाई
थोड़े बहुत दिक्कतें आई, बट फर्स्ट 2 सेंचुरीज की बात हो रही है कि जब तक ऑगस्टन ने रूल करा तब तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई वॉर वगैरह नहीं हो रहे थे। एक्सटर्नल वॉरफेयर यानी कि इंटरनल, अंदर अपने एम्पायर में तो लड़ाई नहीं हो रही थी, बाहर से भी नहीं हो रही थी। पहले 2 सेंचुरीज में हमने देखा कि बाहर से भी इतनी ज़्यादा कुछ वॉर्स वगैरह हमें देखने नहीं मिल रही हैं। अब जब ऑगस्टस से शिफ्ट किया तिबेरियस पे, यानी कि तिबेरियस उसके बेटे ने जब रूल करना शुरू करा, तो ऑलरेडी इतना बड़ा एम्पायर था कि और ज्यादा एम्पायर को बढ़ाने की जरूरत फील नहीं हुई, राइट। अब क्योंकि जरूरत फील नहीं हुई तो लड़ाई भी नहीं हुई। लड़ाई कब होती है? जब मान लो मेरा इतना बड़ा एम्पायर है और मुझे ये वाला एरिया भी चाहिए, तो मैं जाकर इससे लड़ूंगी, है ना। बट बोला जा रहा है कि ऑलरेडी वो एम्पायर इतना बड़ा था कि और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं लगी, इसलिए उन्होंने लड़ाई भी नहीं करी। ठीक है, अब बेसिकली ऑगस्टन एज को किस लिए याद किया जाता है? पीस के लिए, क्योंकि पहले 2 सेंचुरीज में हमने देखा ना तो एक्सटर्नल वॉरफेयर हुआ ना तो इंटरनल वॉरफेयर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेजर लड़ाई हुई थी अर्ली एम्पायर में, वो क्या था? वो भी फ्रूटलेस था, यानी कि कोई फायदा नहीं हुआ लड़के। किसने करी थी लड़ाई? एक ट्राजन नाम का था, उसने कर ली थी लड़ाई, ठीक है, क्योंकि उसे यूफ्रेट्स जो नदी है उसके आसपास वाली टेरिटरी चाहिए थी। कब हुई थी? 113 से लेके 17 CE तक हुई थी, बट उसके जो सक्सेसर्स है आगे चलकर वो कुछ काम का नहीं हुआ, तो इस लड़ाई से कोई फायदा नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है बच्चों? अब रोमन एम्पायर क्या करता है, सोचता है कि यार नहीं, अभी आगे चलकर और बढ़ाते हैं इसको, अपने रूल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब इसको और बढ़ाने के लिए उसने क्या करा? उसने डिपेंडेंट किंगडम्स को अपने अंडर लेना शुरू करा। कहने का क्या मतलब है? मान लो एक रोमन एम्पायर है ये और कुछ डिपेंडेंट किंगडम्स हैं। डिपेंडेंट किंगडम्स कौन है? लोकल किंगडम्स हैं बेसिकली। ये कौन है? लोकल किंगडम्स हैं। बेसिकली इन्हें बोला जाता है एक तरीके से कि ये क्लाइंट्स हैं रोम के। ठीक है, क्यों है क्लाइंट्स? क्योंकि इनके जो रूलर्स है ना वो डिपेंड हो रखे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, समझना कि डिपेंडेंट रूलर्स क्या होते हैं, बेसिकली डिपेंडेंट किंगडम्स क्या होते हैं। सो ये एक तरीके से बच्चों थोड़े से लोकल किंगडम्स हैं जिन्हें क्लाइंट्स बोला जाता है। किसका क्लाइंट्स? रोम के क्लाइंट्स बोला जाता है। इनके जो रूलर्स है दे कुड बी रिलाइड टू यूज देयर फोर्सेज इन सपोर्ट ऑफ रोम एंड इन रिटर्न रोम अलाउड देम टू एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है कि इनकी डील हो रखी होती है, जब भी रोमन एम्पायर को जरूरत पड़ेगी तो इनके जो सोल्जर्स है वो इनकी हेल्प करेंगे, और बदले में ये क्या दे रहा है? रोमन एम्पायर इन्हें क्या दे रहा है? इन्हें फ्रीडम दे रहा है कि हाँ भाई तुम किंगडम बन के रह सकते हो, अभी मैं तुम पे हमला वमला नहीं कर रहा हूँ। तो ये थे डिपेंडेंट किंगडम। बट एक टाइम ऐसा आया जब रोमन एम्पायर ने सोचा कि नहीं बहुत हो गया, अब इन्हें भी मैं क्या करूंगा? अपने अंडर ही ले लूंगा। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्विंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी, के इन डिपेंडेंट किंगडम्स को भी मैं अपने अंडर ले लूंगा। अब नियर ईस्ट साइड पे क्या होने लगा? ईस्ट साइड में ऐसे बहुत सारे किंगडम्स थे, ये जो डिपेंडेंट किंगडम है ना ऐसे बहुत सारे किंगडम थे ईस्ट साइड पे। ठीक है, बट सेकेंड सेंचुरी में आप देखोगे, अर्ली सेकेंड सेंचुरी में जो वेस्ट यूफ्रेट्स नदी के वेस्ट साइड यानी कि रोमन टेरिटरी के साइड जो जितने भी डिपेंडेंट किंगडम्स थे वो सारे गायब होना शुरू हो गए, यानी कि रोम उनको एक एक करके अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, उन्हें और ज्यादा फ्री उसने नहीं रहने दिया। अब जिन किंगडम्स को वो अपने अंडर ले रहा था उनमें से बहुत सारे ऐसे भी किंगडम्स थे जो बहुत ज्यादा वेल्दी थे, बहुत ज्यादा अमीर थे। ऐसी एक किंगडम की बात बताई गई है, हेरोड्स किंगडम करके था। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि 5.4 मिलियन देनारी पर ईयर की उसका वो था, इकोनॉमी था। ठीक है, दैट मीन्स कितना? 125,000 kg ऑफ गोल्ड। अब ये देनारियस क्या है? एक तरीके से रोमन सिल्वर कॉइन है, जिसका अगर आप देखो तो 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का वो होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा वेल्दी किंगडम था। तो रोमन एम्पायर एक तरीके से वेल्थ में भी अच्छा हो रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा है? डिपेंडेंट किंगडम्स जितने भी हैं जिनके साथ उसका एक एक टाई हो रखा था कि हाँ भाई तुम बदले में अपने सोल्जर्स दे देना जब भी हमें जरूरत पड़े, ठीक है, हम तुम्हारे फोर्सेस ले लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, बदले में हम तुम्हें एग्जिस्ट करने दे रहे हैं। बट धीरे धीरे उसने डिपेंडेंट किंगडम्स को भी क्या करा? अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। जैसे उसने अंदर लेना शुरू किया तो इनमें से बहुत सारे किंगडम वेल्दी भी थे, तो उनकी वेल्थ भी इसी के पास आ गई। ठीक है, अब एक्सेप्ट फॉर इटली में क्या था कि इटली इसका प्रोविंस नहीं था, बाकी के बाकी सारे प्रोविंसेस पे इसने क्या करा? टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सेकंड सेंचुरी में हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर अपने बिल्कुल पीक पे होता है, यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों को वो हड़प रहा होता है। तो उसने क्या क्या हड़प लिया होता है? स्कॉटलैंड से लेके बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया तक उसने अपना रूल फैला लिया होता है। ठीक है, सहारा से लेके यूफ्रेट्स नदी यहाँ तक कि कभी कभी उसके पार भी उसने अपना रूल फैला लिया होता है। अब क्या होता है? बेसिकली कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है, कि उनकी हेल्प करे कि भाई चीजें चल पाए। अब जितना ये रूल बढ़ा रहा है ऑब्वियसली इन सब पे रूल करने के लिए कोई गवर्नमेंट की तो जरूरत है ना, ऑब्वियसली। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम
ये कैसे पॉसिबल है कि इतना सारा कंट्रोल, इतना सारा एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इतना ज़्यादा वास्ट एरिया का इन्होंने संभाला कैसे? ये जो 60 मिलियन की पॉपुलेशन थी, ये इन्होंने संभाली कैसे? तो इसका आंसर हमें मिलेगा जब हम अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। क्या था? जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स थे, ठीक है, कहाँ पर? मेडिटेरेनियन के पास जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स थे, जैसे कि कार्थेज हो गया, अलेक्जेंड्री हो गया, एंटीओक हो गया, ये क्या थे? बिगेस्ट थे, एंड दैट वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ द इंपेरियल सिस्टम। ठीक है, अब अर्बन सेंटर्स क्या थे भाई? बेसिकली मान लो एक है, अब इसने अलग अलग जगहों को क्या कर दिया था? अर्बन सेंटर्स बोल दिया था कि भाई इनके अंडर भी क्या होगा, इनके अंडर कुछ प्लेसेस होंगे जो इनसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आसान हो जाएगा टैक्स कलेक्ट करना, रेदर देन कि ये सबके पास जो इसने क्या कर दिया, अपने अर्बन सेंटर्स बना दिए कुछ कुछ जगहों को। तो ये कुछ मेजर जगहें थी जो क्या थी? ट्रू बेडरॉक, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स थी। अब इन सिटीज के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती थी? टैक्स लगा पाती थी इन पे और टैक्स ले पाती थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता था? ये जो थे अर्बन सेंटर्स, इनमें जो लोकल अपर क्लासेस होती थी वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, रोमन स्टेट के साथ इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्सेस कलेक्ट करने में जो अपर क्लास वाले लोग थे, ये जो अर्बन सेंटर्स में, ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो थ्रू आउट द 2nd and 3rd सेंचुरी हम लोग देखते हैं कि भाई जो अपर क्लासेस है ना बेसिकली, ठीक है, ये क्या कर रही हैं? ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इन्होंने क्या बना लिया? अपने एक न्यू एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना लिया एंड मिलिट्री कमांडर्स हु बिकेम मच मोर पावरफुल देन द सेनेटोरियल क्लास बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर्स। अब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है कि आर्मी में भी, मिलिट्री वाइज भी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लग जाती हैं एंड ये लोग सेनेटोरियल क्लास यानी कि सेनेट से भी ज्यादा पावरफुल होने लग जाते हैं। समझ में आया? अब क्या हो रहा है? जैसे ये न्यू ग्रुप एमर्ज हो रहा है, अब ये जो नई क्लास है ना, जैसे जैसे ये एमर्ज हो रही है, हम देखते हैं एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एम्पेरर था, एक राजा था गलेनियस। इसने क्या करा था? सारे अपने मिलिट्री में से सारे जो सेनेटर्स थे उन्हें निकाल दिया था। ठीक है, क्यों निकाल दिया था? ताकि ये चाहता नहीं था कि जो एम्पायर है वो सेनेट के हाथ में जाए। तो मतलब हमें एक तरीके से बताया गया है कि आगे जब हम रोमन एम्पायर में जा रहे हैं तो सेनेट की पावर और धीरे धीरे कम होती जा रही है और मेनली पावर एक नई इलाइट क्लास जन्म ले रही है, उसके हाथ में जा रही है और मिलिट्री के हाथ में जा रही है। तो सेनेट क्लास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर मैं इसको समअप करके बताऊं तो लेट 1st, 2nd और अर्ली 3rd सेंचुरीज में जो आर्मी है, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या हो रहा है? वो ज्यादातर अपनी पीक पर आ रहा है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन कंटिन्यू टू डोमिनेट द सेनेट एट लीस्ट टिल द 3rd सेंचुरी। मैंने आपको बताया था कि सेनेट के अंदर इटालियन लोग आ रहे थे, तो अब सेनेट के अंदर इटालियन लोग ज्यादा हो गए थे एंड अप टू द 3rd सेंचुरी वही लोग इसमें भरे हुए थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है? ये जो ट्रेंड्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली विद इन द एम्पायर बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक एंड द राइज ऑफ न्यू एलाइट्स इन द वेल्दियर एंड मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सच एज साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड द ईस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया? ध्यान से समझो, देखो लिखा है टू सम अप लेट 1st, 2nd और अर्ली 3rd सेंचुरीज में जो आर्मी था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये लोग क्या कर रहे थे? इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब क्या होता है बेसिकली? सो इसका मतलब होता है स्टेट, राइट। तो यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है यार जितने भी लोग थे ना आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो अब कहाँ से लिए जा रहे थे? वो लिए जा रहे थे इन स्टेट से। ये जो स्टेट के अपर क्लास लोग थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर अभी तक यहाँ पर क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि भाई देखो ये अर्बन सेंटर्स खोल दिए थे, तो इन अर्बन सेंटर्स में जो अपर क्लास के लोग थे, है ना, वो क्या कर रहे थे? वो हेल्प कर रहे थे गवर्नमेंट की, ये जो रोमन एम्पायर की गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, टैक्सेस कलेक्ट करने में भी हेल्प कर रहे हैं, और इन्हीं के लोग हैं जो आर्मी वगैरह साइड भी अब ज्यादा जा रही हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमने यही देखा कि भाई थ्रू आउट द 2nd and 3rd सेंचुरी जो प्रोविंशियल अपर क्लास थी, प्रोविंस मतलब कोई भी स्टेट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, है ना, तो ये जो अर्बन सेंटर्स की जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, इनमें बेसिकली जो अपर क्लास लोग थे वो क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनके लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लोग जा रहे हैं, आर्मी में भी ये लोग जा रहे हैं, तो इन लोगों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सेनेट है वो लोग कम होने लगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था कि ये जो मिलिट्री कमांडर्स भी हो रहे हैं, ये जो अपर क्लास लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा रहे हैं, तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, और जो सेनेटोरियल क्लास है वो क्या हो रही है? वो कहीं ना कहीं नीचे दबती जा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास क्या है?
एम्पेरर का भी सपोर्ट है, ये लोग एम्पेरर की हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनके पास एम्पेरर का भी सपोर्ट है और सेनेटोरियल क्लास के पास वो है नहीं। तभी हमने देखा कि जो गलेनियस है उसने क्या करा था, उसने अपनी आर्मी से जितने भी सेनेटोरियल क्लास थे वो निकालना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उससे था यार अगर ये लोग आर्मी में आ गए तो कहीं ये लोग रूल ना करने लग जाए। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ से आ रहे थे, ये प्रोविंशियल अपर क्लास लोगों में से ही आ रहे थे। अब बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई जो इटालियन ओरिजिन के लोग थे, है ना, वो पहले क्या था, वो सेनेट में थे। अब धीरे धीरे ये प्रोविंशियल क्लास के जो लोग हैं वो सेनेट की तरफ भी जा रहे हैं। समझ रहे हो आप, ये जो अपर क्लास के लोग हैं, ये जो यहाँ पर एमर्ज हो रहे हैं ना, ये अब सेनेट में भी जा रहे हैं। तो पहले तो सेनेट को किसने डोमिनेट करके रखा हुआ था, इटालियन ओरिजिन के लोगों ने, है ना, इटली के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर इस चीज को डोमिनेट करके रखा हुआ था। बट अब क्या हो रहा था, क्योंकि ये जो अपर क्लास के लोग हैं ये भी यहाँ पर जा रहे थे, तो इटली क्या कर रहा था, इटली कहीं ना कहीं अपनी पावर को लूज कर रहा था। ठीक है, इसकी जो पावर है ये खत्म हो रही है, क्योंकि इसके जो लोग हैं ये तो यहाँ से खत्म होते जा रहे हैं ना, इसके जो लोग हैं वो यहाँ पर आए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि व्हेन सेनेटर्स ऑफ द प्रोविंशियल ओरिजिन बिकम अ मेजॉरिटी, यानी कि ये जो प्रोविंशियल ओरिजिन के लोग थे ये क्या हो रहे थे, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में आ रहे थे, मैक्सिमम नंबर में आ रहे थे। अब ये जो ट्रेंड्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं डिक्लाइन ऑफ इटली। अब भाई यहाँ के लोग कहीं नहीं बच रहे, सेनेट में भी नहीं बच रहे, तो इसका क्या हो रहा है, इटली धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। ठीक है, ये जो नए इलाइट्स हैं, ये जो नए अमीर लोग हैं, जो नए अपर क्लास, जो अपनी आर्मी में भी हेल्प कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ये लोग अब एमर्ज हो रहे थे, है ना, ये लोग वेल्दियर सेक्शन की तरह एमर्ज हो रहे थे। मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स, जो मेडिटेरियन का मोस्ट अर्बनाइज्ड पार्ट है ना साउथ की तरफ, वहां पर ये लोग एमर्ज हो रहे थे। अब नए नए अर्बन सेंटर्स भी खुल रहे हैं, स्पेन में भी खुल रहे हैं, अफ्रीका में भी, ईस्ट में भी, तो बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब समझ में आया कि कैसी सेनेट से लोग गायब होते जा रहे हैं और ये जो नई अपर क्लास एमर्ज हुई है ये हर जगह अपनी जो एंट्री है वो करती जा रही है। इसलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट 3 बार समझा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो सिटी है ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, रोमन एम्पायर की जो सिटी है ये कैसे वर्क करती है। अब देखो इनके सिस्टम में अगर एक सिटी है ना, ये क्या है, पहली बात तो अभी हमने देखा ये एक अर्बन सेंटर है। अब अगर ये अर्बन सेंटर है तो इसके पास मजिस्ट्रेट भी होंगे, सिटी काउंसिल भी होगा और टेरिटरी भी होगी। ठीक है, मान लो एक सिटी है, ठीक है, अब इस सिटी के अंदर क्या है, बहुत सारे विलेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे विलेजेस है, 1 2 3 4 विलेजेस दे दिए इसके अंडर। ठीक है, अब एक सिटी इन सारे विलेजेस को संभाल रही है और यहाँ पर इसका एक मजिस्ट्रेट है और एक सिटी काउंसिल है। समझ में आया। तो ये जो एक सिटी है बेसिकली दैट कुड नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर सिटी, यानी कि इसको कोई और सिटी रूल नहीं कर सकती। एक सिटी के नीचे बहुत सारे गांव हो सकते हैं बट एक सिटी के नीचे एक सिटी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है। अब कभी कभी ये जो गांव है मान लो ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गया तो इसको अपग्रेड कर देते थे एज अ सिटी एंड वाइस वर्सा। अगर ये सिटी डिक्लाइन हो रही है तो इसे गांव की कैटेगरी में डाल देते थे और अगर ये विलेज अपग्रेड हो रहा है तो इसे सिटी की कैटेगरी में डाल देते थे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, एक जो एडवांटेज था, जो फायदा मिलता था सिटी में रहने से, वो क्या था कि भाई ऑब्वियसली अगर आप देखो तो फूड शॉर्टेज नहीं होता है, ठीक है ना, बेटर लिविंग स्टाइल होता है। तो ये फायदा लोगों को लगता था एक कि अगर हम सिटी में रहेंगे तो ऐसी चीजें होंगी। रोमन अर्बन लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा फीचर कह लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा फीचर था या स्ट्राइकिंग फीचर था, क्या, पब्लिक बाथ्स। तो ये जो पब्लिक बाथ वाला सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा चल गया था एंड एक ईरानियन रूलर था जिसने कोशिश करी थी कि ये सिस्टम ईरान में वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर पाए। तो वहां पर जो क्लर्जीज थे, जो चर्च वगैरह में होते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि अगर आप देखो तो वहां पर वाटर को एक बहुत ही ज्यादा प्योर, एक बहुत ही ज्यादा सेक्रेड एलिमेंट माना जाता है ना। तो वो बोलते हैं कि उनके लिए ऐसे पब्लिकली बात करना ये बहुत ही ज्यादा मतलब गंदी चीज है। ठीक है, तो ये चीज वहां पे क्लर्जी लोगों को, चर्च वगैरह के लोगों को बिल्कुल भी वहां पर पसंद नहीं आई। बट जो अर्बन पॉपुलेशन थी भाई उन्हें बहुत मजा आता था, उनके लिए ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। ठीक है, समझ में आया। ये एक एम्फी थिएटर की फोटो दे रखी है आपको, रोमन टाउन की ये फोटो है, ठीक है, 1st सेंचुरी की। एंड ये जगह यूज होती थी मिलिट्री ड्रिल के लिए या फिर अगर सोल्जर्स के लिए कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना है तो यहाँ पर ये लोग सारा करते थे। अब क्या हुआ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3rd सेंचुरी क्राइसिस। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि भाई जो 1st और जो 2nd सेंचुरीज हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी इसमें, इसका जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। पर 3rd सेंचुरी में ऐसा नहीं था बच्चों। 3rd सेंचुरीज में हम कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ देखेंगे।
मेजर साइन देखेंगे कि इंटरनली अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोमन एम्पायर गिरना शुरू होगा। कैसे, अभी देखते हैं। फ्रॉम द 230s, ठीक है, अगर आप इसकी बात करो तो जो एम्पायर है क्या होता है, फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली। इन ईरान a new and more aggressive dynasty emerged। अब क्या होता है, अगर हम इसके राइवल को देखें, इसके अपोजिट साइड में देखें, तो ईरान में एक बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही गुस्सेल डायनेस्टी जन्म लेती है, इमर्ज होती है इन 225, और वो खुद को क्या बोलते हैं, ससेनियंस। तो ससेनियन डायनेस्टी, याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आगे चलकर हम इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ईरान में इन 225 एक डायनेस्टी, यानी कि ये ग्रुप ऑफ लोग जो रूल करते हैं वो इमर्ज होते हैं, और उनका नाम होता है ससेनियंस। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और 15 साल के अंदर अंदर ये क्या कर लेते हैं, अपने किंगडम को एक्सपैंड कर लेते हैं यूफ्रेट्स की तरफ। ठीक है, तो यानी कि अब ईरान थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो रहा है और यूफ्रेट्स की तरफ क्या कर रहा है, अपने किंगडम को एक्सपैंड कर रहा है। एक बहुत ही फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन मिला, यानी कि हमें पत्थर पे देखने को मिला है, जो कि 3 लैंग्वेजेस में कट है, कि शाहपुर 1 जो ईरानियन रूलर था उसने ये क्लेम किया है कि इसने क्या करा, ही एनहिल्टेड अ रोमन आर्मी ऑफ 60,000 एंड इवन कैप्चर्ड द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटीओक। कि जो एंटीओक था उसका ईस्टर्न कैपिटल इसने कैप्चर कर लिया था। तो धीरे धीरे ईरान वाले लोग अब भारी पड़ रहे हैं। अब हमें पता है बच्चों, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ की साइड 2 रिवर्स है, राइट, मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं, कि नॉर्थ की साइड हमारे 2 रिवर्स है, राइन एंड डेन्यूब, राइट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जर्मेनिक ट्राइब्स हैं जिनके नाम दिए हुए हैं अल्मेनी, फ्रैंक्स और गोथ्स। ये क्या कर रहे हैं, ये फ्रंटियर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये वाला पूरा पीरियड है ना जो हमारा 233 से 280 तक, इसमें आप देखोगे कि रेगुलर लेवल पे, लाइक रेगुलरली हम रिपीटेड इन्वेजन्स देखेंगे, हमले देखेंगे। ठीक है, किसके हमले देखेंगे, ये जो पूरी की पूरी वहाँ पे टेरिटरीज है, प्रोविंसेस हैं, जो कहाँ से हैं, ब्लैक सी से लेकर एल्प्स तक और सदर्न जर्मनी तक, यहाँ पर हम हमले देखेंगे कि ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स है ये कर रहे हैं। अब यहाँ से ये लोग रोमन एम्पायर का जो रूल है वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रोमन्स को अबैंडन करना पड़ा क्या, मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डेन्यूबे। तो जो डेन्यूबे रिवर है नॉर्थ में, उसके बाद वाला जितना भी उनका टेरिटरी था वो उन्हें गिव अप करना पड़ा। एंड जो इस पीरियड के एम्परर्स थे, जो इस पीरियड में जो राजा थे ना, दे वर कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट व्हाट द रोमन्स कॉल्ड बारबेरियंस। बारबेरियंस पता है ना आप लोगों को, कि जो इधर से उधर भटकते रहते हैं, जो ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये लोग सही कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं बिहेव करते। तो जो एम्परर्स थे वो उनके पीछे ज़्यादा थे, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो अब आप देखो कि यार अगर इंटरनल ही रोमन एम्पायर में लड़ाई होगी तो बाहर के लोग तो मौके का फ़ायदा उठाएंगे ही ना। तो ईरानियन एम्पायर जो दुश्मन एम्पायर था उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप सोचो 47 ईयर्स में 25 एम्परर बदल गए थे इन द 3rd सेंचुरी। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द 3rd सेंचुरी, यानी कि 47 ईयर्स में 25 राजा चेंज हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक चेंज हो रहा है। हर कोई आ रहा है, अपनी फिलॉसफी दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि कंट्रोल खत्म होना कहीं ना कहीं से समझ होगा। तो जब इतना ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल स्ट्रेन है, आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो बाहर वाले तो ऑब्वियसली फ़ायदा उठाएंगे ही। तो 3rd सेंचुरी में धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम जेंडर, लिटरेसी और कल्चर की बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, सो एक सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न फीचर था रोमन सोसाइटी का वो क्या था, कि यहाँ पर ना न्यूक्लियर फैमिली थी। ठीक है, जैसे हमें मेसोपोटामिया में देखने के लिए मिला था, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, न्यूक्लियर फैमिली का यहाँ पर सिस्टम था, छोटी फैमिलीज थी। ठीक है, जो अडल्ट सन्स थे, जो बड़े बेटे थे, वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे। एंड ये उनके लिए एक्सेप्शनल था, जो अडल्ट ब्रदर्स होते थे इनके, उनके लिए भी एक्सेप्शनल था कि उन्हें अगर कॉमन हाउस होल्ड शेयर करना है या नहीं। ठीक है, दूसरे हाथ पर स्लेव्स फैमिली में इंक्लूड होते थे। स्लेव सिस्टम रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा चलता था। अगर हम लेट रिपब्लिक मतलब 1st सेंचुरी BCE की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है शादी कर दी अब जा तेरा अपने पति की उस पर ही हक है, नहीं, जो उसके मायके में उसकी प्रॉपर्टी पे हक है वो रहेगा। तो यहाँ पे औरतों को प्रॉपर्टी के मैटर्स में बहुत ज़्यादा राइट्स जो थे वो गिवन थे ऑलरेडी। अगर आप दहेज की बात करो तो जो एक औरत का दहेज है वो ऑब्वियसली हस्बैंड के पास जाता था फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज, बट जो औरत है वो अपने पापा की प्रॉपर्टी में बराबर से हकदार रहेगी।
ठीक है। एंड मान लो इकलौती है तो ऑब्वियसली उसके पापा की डेथ के बाद वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर बन सकती है, ऐसा नहीं है कि लड़का है तो उसे ही सब मिलेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो रोमन एम्पायर की जो वुमेन थी दे एंजॉयड लीगल राइट्स, उनके पास राइट्स थे इन द टर्म्स ऑफ ओनिंग एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग प्रॉपर्टी। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करते हैं, लॉ के अनुसार जो मैरिड कपल है वो एक ही एंटाइटी नहीं है, ठीक है। दो लोगों की शादी हो गई तो अब उन्हें एज अ होल नहीं देखा जाएगा फाइनेंशियल लेवल पे, दोनों इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली हो सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंस है औरतों के पास। दूसरा, डाइवोर्स करना यहाँ पे रिलेटिवली इजी है, ऐसा नहीं है भैया डाइवोर्स कर लिया तो मार देंगे, नहीं, ठीक है। बस एक नोटिस दे दो कि भाई आपका इंटेंट है कि आपको नहीं रहना अपने पति अपनी बीवी के साथ और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। तो डाइवोर्स वाज आल्सो इजी इन द रोमन एम्पायर। अगर हम दूसरे हाथ पे बात करते हैं तो जो मेल्स हैं उनकी अपनी लेट 20s या अर्ली 30s में शादी कर दी जाती थी, पर जो वुमेन है उनकी लेट टीन्स पता है ना 18, 19, ठीक है, इनमें या अर्ली 20s में शादी कर देते थे। तो हमने देखा कि यहाँ पर एज गैप जरूर होता था, हस्बैंड और वाइफ के बीच में एज गैप होता था, जिसकी वजह से एक इनइक्वालिटी भी कहीं ना कहीं अपीयर हो जाती थी। अब मैरिजेस जो थी वो पहले के ज़माने में जनरली अरेंज होती थी, ठीक है। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वुमेन हैं दे आर ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स, यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो हस्बैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी औरतों पे क्या करते हैं, डोमिनेशन क्रिएट करते हैं, उन्हें डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑगस्टीन का, ठीक है। ऑगस्टीन कौन थे यहाँ पे, ये एक बिशप थे ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी ऑफ हिप्पो फ्रॉम 396 एंड अ टॉरिंग फिगर इन द इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द चर्च। तो एक चर्च का बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है बिशप, तो ये सेंट ऑगस्टीन बहुत ही जाना माना नाम है। एंड मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी में बिशप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल माना जाता है। तो ये एक ग्रेट कैथोलिक बिशप है जिन्होंने अपनी मोस्टली लाइफ नॉर्थ अफ्रीका में बिताई है। तो ये हमें बताते हैं, इन्होंने बताया है कि इन्होंने बचपन में देखा कि इनकी जो मम्मी है उन्हें रेगुलरली इनके पापा मारते थे, यानी कि इन्होंने अपने घर में देखा अपने पापा को मम्मी को रेगुलरली मारते हुए। एंड इन्होंने ये बताया कि ये चीज़ कुछ डिफरेंट नहीं है, जो हमारे नेबरहुड में टाउन में जो बाकी की बीवियाँ रहती थी उनके साथ भी सेम ही सुलूक होता था, जहाँ पर मैंने यही देखा है कि औरतों को मारा जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ थी ये कि औरतों पर डोमिनेशन करना, उन्हें मारना। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो फादर्स के पास लीगल कंट्रोल होता था अपने बच्चों का, यानी कि फादर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। एंड कभी कभी यहाँ पे मतलब फादर्स ऐसे भी कर सकते थे कि अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लिविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई, कि अगर किसी को अपना बेटा नहीं चाहिए या वो बच्चा ही नहीं चाहिए तो उसको बाहर मरने के लिए छोड़ देते थे ठंड में कि जा खड़ा रहे, और कोई उसे कुछ नहीं बोलता था। तो ये लीगल राइट था वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं गलत भी थी जो हमने यहाँ पर देखी हैं। अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं तो जो कैजुअल लिटरेसी के रेट्स हैं ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स के अनुसार वेरी करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा एम्पायर है रोमन एम्पायर, तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट भी वेरी करेगा। अगर हम पॉम्पेई की बात करते हैं जो कि पूरा का पूरा खत्म हो गया था एक वॉल्केनिक इरप्शन में 79 CE में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एविडेंस हमें मिलता है किसका, वाइड स्प्रेड लिटरेसी का, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि लोग जो थे वो एजुकेटेड थे। यहाँ की अगर हम मेन स्ट्रीट्स देखें, उनकी दीवारें देखें, तो वहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट देखने मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें पेंटिंग्स देखने मिलते हैं, राइट। बाय कंट्रास्ट, यानी कि अगर हम इसके अपोजिट इजिप्ट की बात करते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे पैप्री यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्म में कुछ अगर चीज़ें मिली हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, दे वर यूजुअली रिटन बाय प्रोफेशनल स्क्राइब्स। स्क्राइब्स याद है ना, मेसोपोटामिया में पढ़े थे कि कुछ ही लोग थे जो लिख और पढ़ पाते थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई प्रोफेशनल स्क्राइब्स ने लिखा है, दैट मीन्स हर कोई वहाँ पे पढ़ लिख नहीं पाता था। सो यहाँ पर जो लिटरेसी है दैट वाज मोर वाइड स्प्रेड अमंग सर्टेन कैटेगरीज। तो यहाँ पर हमें इजिप्ट साइड देखने मिलेगा कि कुछ ही ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी है, जैसे कि सोल्जर्स का हो गया, आर्मी ऑफिसर्स हो गए, स्टेट मैनेजर्स हो गए, ये वाली जो कैटेगरीज है ये ज़्यादा यहाँ पे लिटरेट हमें देखने मिलेंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस एम्पायर की कल्चरल डाइवर्सिटी की, दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन मेनी वेज एंड एट मेनी लेवल्स। यार जाहिर सी बात है, हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर इतना बड़ा एम्पायर है तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी तो होगी ही यार। अलग अलग रिलीजियंस होंगे, अलग अलग भगवानों को फॉलो करते होंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी जो वो बोलते होंगे, ड्रेस अलग होंगी, कॉस्ट्यूम अलग होंगी, खाने अलग होंगे, है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके ट्राइब्स, उनके पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, हर चीज़ अलग होगी, राइट।
अब यहाँ पे हम देखते हैं जो नियर ईस्ट वाला रीजन है, यूफ्रेट्स नदी के साइड, अगर आप वेस्ट वाली साइड जाओ तो वहाँ पे जो अरेमिक भाषा है वो बहुत ही डोमिनेंट लैंग्वेज है जो ज़्यादा बोली जाती है। इजिप्ट की साइड आओ तो कॉप्टिक लैंग्वेज आपको देखने मिलेगी, पुनिक एंड बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगी, सेल्टिक इन स्पेन एंड नॉर्थ वेस्ट में मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इतना बड़ा एम्पायर है तो अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोली जाएंगी, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। Many of these linguistic cultures were purely oral। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लिंग्विस्टिक, ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये बहुत समय तक ओरली ही बोली जाती थी, ठीक है, जब तक इनके लिए एक स्क्रिप्ट नहीं बना दी जाती। अगर हम अर्मेनियन भाषा की बात करते हैं तो इसके भी हमें लिखने के सबूत 5th सेंचुरी में जाके मिलते हैं कि अर्मेनियन भाषा भी कब लिखना शुरू हुई, 5th सेंचुरी में, ठीक है। एंड जब हम देखते हैं कि भाई एक कॉप्टिक ट्रांसलेशन है बाइबल का, ये कब हो गया, इन द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी में, तो ये वेरी करता है। कुछ भाषाएं जो है वो लेट लिखना शुरू हुई, कुछ जो है जैसे कॉप्टिक है ना, इसने ट्रांसलेशन कर लिया बाइबल का इस भाषा में कब, 3rd सेंचुरी में। तो कुछ भाषाएं हैं जो वो पहले हो गई, कुछ भाषाएं बाद में हो गई। Elsewhere, the spread of Latin displays the written form of language that were otherwise widespread. This happened notably with Celtic, which ceased to be written after the 1st century. तो यही बताया गया है यहाँ पर कि भाई जो लेटिन है इसने क्या करा है, डिस्प्लेस द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जो सेल्टिक है ये कब बंद हो गई लिखना, आफ्टर द 1st सेंचुरी। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये जो एम्पायर है बच्चों, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, राइट, बहुत सारा ट्रेड भी हो रहा था। इकोनॉमी कैसे चल रही है इसकी, राइट, बहुत सारा ट्रेड हो रहा है, वीट हो गया, वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये ट्रेड किया जा रहा है। और ट्रेड क्यों हो रहा है भाई, कंज्यूम किया जा रहा है। कोई चीज़ कब बेची जाती है, जब उसका कंजम्पशन होता है, जब लोग उसे खरीदते हैं। अगर खरीद ही नहीं रहे तो लोग बेचेंगे क्यों, सही बात है कि नहीं, आप बताओ। अगर कोई खरीद ही नहीं रहा तो अपन बेचेंगे क्यों, साफ सी बात है। तो यहाँ पर भाई वीट हो गया, वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, उसे ट्रेड भी किया जा रहा है, कंज्यूम भी किया जा रहा है बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में। और ये मेनली किन किन जगह से आ रही है, स्पेन से आ रही है, गैलिक प्रोविंसेस से आ रही है, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट से आ रही है, इटली से आ रही है, ठीक है। तो इन सारी ही जगहों के साथ क्या चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है कि एक तरीके के कंटेनर्स, या पिक्चर्स में देख सकते हो, ये कंटेनर्स हमें बहुत सारे मिले हैं। इन कंटेनर्स को बोला जाता है एम्फोरे। और इसमें क्या ट्रेड किया जाता है, क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लिक्विड्स, जैसे वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये सब इन स्पेशल कंटेनर्स में ट्रेड किया जाता था जिन्हें एम्फोरे बोला जाता था। अब बेसिकली हमें कैसे पता चला, इनकी बहुत सारी, मतलब ऐसे हमें बहुत सारे देखने को मिले हैं। कहाँ पर, Monte Testaccio in Rome is said to contain the remnants of over 50 million vessels। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे हमें मिले हैं। एंड आर्कोलॉजिस्ट जो हैं, है ना, आर्कोलॉजिस्ट ने ये पॉसिबल कर दिखाया है कि वो प्रिसाइज शेप्स कंटेनर्स की देखकर बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या कैरी होता था, ठीक है। यहाँ तक कि वो ये भी बता सकते हैं कि वेयर दे वर मेड बाय एग्जामिनिंग द क्ले मटेरियल देखकर ये भी बता सकते हैं कि ये इस जगह के हैं। समझ रहे हो, चलो आगे देखो। अब जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था, अगर हम एक एग्जांपल लें तो दैट वाज अ वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज दैट रीच्ड इट्स पीक इन द ईयर्स 140 to 160। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा अपनी पीक पर था, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इन ईयर्स में, ठीक है। तो जो इस पीरियड का स्पेनिश ऑयल था ये एक स्पेशल कंटेनर में ट्रेड किया जाता था, उसका नाम था ड्रेसेल 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, ड्रेसेल 20 जो है बच्चों, ये इस टाइप के कंटेनर्स हमें बहुत सारे मिले हैं मेडिटेरियन जो सी है उसके आसपास वाली जगहों पे, उसकी साइड्स पे हमें बहुत सारे मिले हैं। अब मान लो अगर किसी जगह पर, मान लो ये एक जगह और यहाँ पर मुझे ये जो ड्रेसेल 20 है, ठीक है, ये ड्रेसेल 20 एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये अगर मुझे बहुत सारे मिले हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चीज यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती थी, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो स्पेनिश ऑयल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। यही यहाँ का मतलब है ना कि यहाँ पर इस एरिया में ये बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया जाता था, राइट और रॉन्ग। तो इस चीज से हमें यही पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स है उनका काम, उनका धंधा बढ़िया चलता था, बेटर प्राइस में वो दे रहे थे और यहाँ के लोग कंजम्पशन भी अच्छे से कर रहे थे। दूसरा अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, अलग अलग रीजियंस थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, कंपीट करते थे। अब एक मार्केट है ना, अगर लोग बेच रहे हैं, लोग धंधा कर रहे हैं तो कंपीट तो करेंगे ही आपस में, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होता था, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे अलग अलग रीजन से, वो एक दूसरे के साथ कंपीट करते थे फॉर द कंट्रोल ऑफ द मेन मार्केट्स फॉर द गुड्स।
ठीक है। अब ये जो स्पैनिश ओलाइव ग्रोअर्स हैं, ये बेसिकली इनका जो सक्सेस था ये एक टाइम तक चला, फिर ये आगे चले तो जो नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स है वो अपनी पीक पे पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसे कर करके अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें जो थी उन्हें इंपॉर्टेंस मिलती गई। लेटर अगर हम 425 की बात करते हैं तो नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस वाज ब्रोकन बाय द ईस्ट। इन द लेटर एंड 5th and 6th centuries द एगियन, सदर्न एशिया, माइनर टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन बिकम मेजर एक्सपोर्टर्स। तो धीरे धीरे मतलब अलग अलग कंट्रीज दिखाई गई हैं कि एक टाइम पर यहाँ से अच्छा ट्रेड चल रहा है, दूसरे टाइम पर यहाँ पर सीरिया से अच्छा ट्रेड चल रहा है, वहां से वाइन और ऑलिव ऑयल अच्छा आ रहा है, वहां कंटेनर्स फ्रॉम अफ्रीका हमें मिले हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि मेडिटेरियन मार्केट्स में इनकी जरूरत नहीं थी। अगर वहां पे कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं मतलब इनकी जरूरत नहीं थी। जिस जगह पर कंटेनर्स ज्यादा मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप के मतलब उस देश से इनका ज्यादा ट्रेड हो रहा था और उस सामान की इन्हें ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। अब बिहाइंड दिस ब्रॉड मूवमेंट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रॉज एंड फेल डिपेंडिंग हाउ इफेक्टिवली दे कुड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स एंड ऑन क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स। सही बात तो है ना यहाँ पे कि एक रीजन है मान लो, ठीक है, अब वो उठ रहा है या वो नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है, ये टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे कि वो कितने अच्छे से प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कितने अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और उनके जो गुड की जो वो सामान ट्रेड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो इस पर्टिकुलर रीजन के साथ ज्यादा ट्रेड होगा। राइट, तो ये जो एम्पायर था इसमें बहुत सारे रीजियंस थे जिनके पास मतलब जिनकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, जो अपनी फर्टिलिटी के लिए जाने जाते थे। नाउ कंपेनिया था एक इटली में, सिसिली, द फेम इन इजिप्ट, गली, बिजेकियम। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों के नाम दिए हुए हैं। ये सब क्या है? दे आर द मोस्ट डेंसली सेटेड और वेल्दीएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर। ठीक है, एम्पायर के सबसे वेल्दीएस्ट अमीर पार्ट्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। एंड ये हमें किसने बताया? राइटर्स ने। प्लिनी और स्ट्राबो हमारे राइटर्स हैं जो हमें ये चीज बता रहे हैं। अब उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो बेस्ट काइंड ऑफ वाइन है ना वो कहाँ से आ रही थी? एक टाइम पे कंपेनिया से आ रही थी। ठीक है, ये आप याद रखना कि जो बेस्ट वाइन है वो कहाँ से आ रही थी? कंपेनिया से आ रही थी। ये दो कंट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे थे? वीट एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, रोम को, यानी कि रोम में वीट पहुंचा रहे थे। अब ये जो है गलीली दैट वाज डेंसली कल्टीवेटेड, यानी कि भाई इसका जो सॉइल था इतना ज्यादा फर्टाइल था कि यहाँ पे बहुत सारा कल्टीवेशन जो था वो कहीं ना कहीं पॉसिबल था। एवरी इंच ऑफ द सॉइल वाज कल्टीवेटेड बाय द इनहैबिटेंट्स, रोड द हिस्टोरियन जोसेफस। एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल केम मेनली फ्रॉम न्यूमेरियस स्टेट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर इन द साउथ ऑफ स्पेन। तो यहाँ पे अलग अलग जगह का नाम बता रखा है कि अलग अलग जगह से ये पर्टिकुलर चीजें रोम के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही थी। अगर हम दूसरे हाथ पे देखें तो रोमन टेरिटरी की जो बहुत सारे मतलब एक लार्ज एरिया था, एक लार्ज एक्सपेंस था रोमन टेरिटरी का, दैट वाज लेस एडवांस। मतलब अगर ये ज्यादा एडवांस स्टेट्स है तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो ज्यादा एडवांस्ड लेवल पे नहीं गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ट्रांसमिनेंस। ये क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है दैट इज हर्ड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट बिटवीन द हायर माउंटेन रीजन्स एंड लोइंग ग्राउंड इन सर्च ऑफ पैस्चर फॉर शिप एंड अदर फ्लॉक। पशुपालन कर रहे हैं लोग, है ना। अब ये प्रैक्टिस है कि भाई एक हर्ड्समैन है वो अपने पशुओं को कभी ऊपर रीजन पे ले जा रहा है, कभी नीचे ले जा रहा है, किसके लिए? इन सर्च ऑफ पैस्चर लैंड्स, जहां वो चर सके। तो यहाँ पे एक कंट्री थी न्यूमीडिया करके, ठीक है, अल्जेरिया में एक कंट्री थी, वहां पर ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा वो थी क्योंकि हर रीजन इतना बड़ा नहीं था कि वो ट्रेड कर पाए। राइट, तो कुछ कुछ ऐसी भी जगहें थी जहाँ पर ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस चल रही थी क्योंकि यहाँ पर नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो कम्युनिटीज थी वो रह रही थी। समझ में आ रहा है? ये लोग बेचारे क्या कर रहे थे? ये लोग क्योंकि नोमैडिक थे तो अपना एक हट्स जो होते हैं जिसे मेपलिया कहा जाता है उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं कि आज यहाँ रुक गए, यहाँ घर डाल लेते, कल वहाँ रुक गए, वहाँ। तो बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर एक जगह प्रॉपरली ये सारी हमने चीजें पढ़ी सेटल थी, वहीं पर कुछ ऐसी भी जगहें थी भाई जो सेटल नहीं थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? नॉर्थ अफ्रीका में रोमन स्टेट्स जो है वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं। तो ये जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इनका जो पेस्चर है दैट वाज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड एंड देयर मूवमेंट्स वर मोर टाइटली रेगुलेटेड। इवन इन स्पेन द नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड एंड इनहैबिटेड लार्जली बाय अ सेल्टिक स्पीकिंग peasantry that lived in hilltop villages called Castilla. When we think of the Roman Empire we should never forget these differences. तो बेसिकली वही डिफरेंसेस बताए गए हैं कि कुछ तो ऐसे रीजन्स हैं जिनके साथ भारी ट्रेड हो रहा है और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ऐसी स्पेन में बताया गया है नॉर्थ में कि नॉर्थ स्पेन का जो नॉर्थ साइड है दैट वाज लेस डेवलप्ड। ठीक है, और वहां पर पीजेंट्री सेक्शन के लोग जो हैं वो ज्यादा रहते थे। ठीक है, और वहां पर यही सब विलेजेस के नाम वगैरह बता रखे। तो हम जब भी रोमन एम्पायर पढ़े तो हमें खाली अच्छी अच्छी चीजें नहीं पढ़नी है, हमें इन डिफरेंसेस को याद रखना है।
समझ में आया? अब आगे देखते हैं। We should also be careful not to imagine that because this was an ancient world, their forms of cultural and economic life were necessarily backward और primitive. तो हमें ये भी याद रखना है कि क्योंकि हम एशियंट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, तो इनकी जितनी भी इकोनॉमी आ रही थी वो एग्रीकल्चर से आ रही थी, ऐसा नहीं था। प्रिमिटिव स्टाइल था, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये जो रीजन है ये कहीं ना कहीं आपका एडवांस लेवल पे भी था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी था। So diversified application of water power around the Mediterranean as well as advance in water powered mining technology। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलप थे। इन्होंने सोचो उस टाइम पर ये जो माइनिंग टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कर रखी थी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स डेवलप कर रखी थी, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल स्केल ऑन विच दोज माइंस वर वर्क, माइंस वगैरह डेवलप कर रखी थी। तो बेसिकली यहाँ पर एक डिफरेंस आपको बताया गया है कि ना तो हमें रोमन एम्पायर को बिल्कुल प्रिमिटिव समझना है, ठीक है, और ना ही हमें ये भूलना है कि इसमें जो कुछ ऐसी जगहें थी जो अच्छी ट्रेड कर रही थी, बट साथ ही साथ कुछ ऐसी भी जगहें थी जो उतना ज्यादा डेवलप्ड फील नहीं कर पा रही थी। समझ में आया? तो अब यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल नेटवर्क्स भी थे, बैंकिंग नेटवर्क्स भी थे, मनी का भी वाइड स्प्रेड यूज हो रहा था। ये सारी इंडिकेशंस क्या हैं कि हम लोग रोमन इकोनॉमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप सोचो उस जमाने में बैंकिंग टेक्निक्स बनाना, है ना, उस जमाने में मनी रिलेटेड मैटर्स से डील करना बहुत बड़ी बात थी। अब बेसिकली जब हम ये सब देखते हैं कि हाँ भाई मनी मैटर्स आ रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें बेटर हो रही हैं, तो एक चीज़ हमें यहाँ पर नहीं भूलनी चाहिए। क्या? अब आप एक बात बताओ, इतना सारा हो रहा है, माइंस हो रही हैं, माइंस में काम हो रहा है, राइट, सिल्वर माइंस हो रही हैं, इनमें काम हो रहा है, ठीक है, वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी, हर चीज़ बनाने में क्या लगती है? लेबर लगता है। तो एक इशू यहाँ पे निकल कर आता है लेबर का और स्लेवरी का, ठीक है, लेबर और स्लेवरी का, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी इन द नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो चैप्टर है ये हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट मैंने आपको आज कराया, अगर आपको मज़ा आया हो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट भी फटाफट लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको स्लेवरी के बारे में पढ़ाऊँगी कि अभी इतना डेवलप हुआ है तो स्लेव्स के साथ कैसे बिहेव करते थे, स्लेव्स कहाँ से लाते थे, कैसे ट्रीट करते थे, क्यों रोमन एम्पायर में स्लेव्स का जो सिस्टम था वो चला, ठीक है। तो आगे का चैप्टर, मोस्टली चैप्टर मैंने करा दिया, थोड़ा सा चैप्टर बचा है, आगे का चैप्टर मैं आपको जल्दी कराऊंगी सेकंड पार्ट में, बट उसके लिए आपको मुझे बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे कि हाँ मैम हमें ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय, टेक केयर।